नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जनजातीय आंदोलन और साथ में किसान आंदोलन है प्रसिद्ध है बिजोरिया, इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। राजस्थान के जनजातीय आंदोलन है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलपुरा में चले थे। सबसे पहले वहाँ भील जाति ज़्यादा निवास करती है। वो जो भील जाति के लोग होते हैं वो परंपरावादी होते हैं और अपने धार्मिक और सामाजिक हितों के लिए वो संघर्ष करते रहते हैं। तो उसी समय ब्रिटिश सरकार द्वारा भीलों पर कई प्रकार के अत्याचार किए, तो उन्हीं का विरोध करने के लिए भीलों ने आक्रमण शुरू कर दिया था या विद्रोह शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले देखते हैं भीलों में विद्रोह कौन सा हुआ है। भक्त आंदोलन। भक्त आंदोलन को दिशा देने वाले या जनक बोल सकते हो कौन है? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी। गोविंद गिरी जी का जन्म बास या गांव डूंगरपुर में होता है और ये एक बंजारा परिवार में होता है और इनका जन्म होता है 1858 ईस्वी में। तो थोड़ा सा पहले इनका परिचय देख लेते हैं। तो जन्म कब हुआ? 1858 ईस्वी के अंदर। और होता कहाँ है? बासिया गांव, जो कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर। ठीक है। और ये कौन से परिवार में होता है? बंजारा परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। जब ये भील थे वो अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, उसी समय ये गोविंद गिरी उनका साथ दिया और गोविंद गिरी द्वारा समसभा की स्थापना की जाती है। कब करते हैं? 1883 ईस्वी के अंदर। ध्यान रखना, सम का शब्द का अर्थ होता है आपस में भाईचारा प्रेम। तो ऐसी सभा का आयोजन किया गया, गठन किया गया, जिसमें सभी भील एक साथ मिलकर या एक साथ रहकर ऐसा कार्य करें जिससे अंग्रेजों से लड़ा जा सके। कब की स्थापना? 1883 ईस्वी के अंदर। और जो गोविंद गिरी थे वो भीलों को कुछ ऐसी बातें छोड़ने के लिए बोल रहे थे, जैसे नशा वगैरह करना। तो क्या आपकी जो ये गंदी आदत है आप उसको छोड़ दीजिए ताकि आंदोलन में पूर्ण भाग ले सके। तो ये था। आगे हम देखते हैं इनके आंदोलन। तो जब ये अंग्रेजों द्वारा भीलों को बेकारी खेती करने के लिए बोला, कृषि करने के लिए और भी कई प्रकार के अत्याचार किए, उनके अधिकारों को हनन किया, इसी के कारण भीलों ने आक्रमण कर दिया। और इसी आक्रमण के तहत 1913 ईस्वी में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है। गिरफ्तार अप्रैल में किया जाता है, अप्रैल 1913 ईस्वी के अंदर। कहां से करते हैं? डूंगरपुर के प्रशासन होता है वो इसको गिरफ्तार करते हैं और इसको गिरफ्तार करने के बाद कुछ समय बाद छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के पीछे शर्त क्या होती है कि आपको डूंगरपुर, जहां आप उस स्थान से जहां आंदोलन कर रहे हो वहां से आपको जगह छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा। इस शर्त पर इसको रिहा किया जाता है। तो आगे ये गोविंद गिरी है वो क्या करते हैं? मानगढ़ की पहाड़ी पर चले जाते हैं। मानगढ़ की पहाड़ी। ठीक है। मानगढ़ की जो पहाड़ी है वो कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा के अंदर। वहां चलकर ये अपना आंदोलन जारी रखते हैं। भीलों को वहां से उसमें साथ में साथी भी होते हैं, वो सब मिलकर भीलों के हितों के लिए लड़ते रहते हैं। तो अब क्या होता है आगे? जो गोविंद गिरी जी हैं वो भीलों को इकट्ठा करते हैं। कब किया? ये अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी ने भीलों को कहाँ इकट्ठा किया है? मानगढ़ की पहाड़ी पर। क्योंकि अभी आंदोलन कहाँ चल रहा है? मानगढ़ की पहाड़ी के अंदर। तो मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठे किए। एकत्रित होने के लिए भीलों को कहा गया और भील वहां हथियार सहित, जो इनके हथियार थे वो हथियार सहित वहां इकट्ठे हो जाते हैं।
जैसे ही बिल मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठे होते हैं हथियार लेकर, उसी समय अंग्रेज सरकार को ये भेष आता है कि ये उधर भीड़ न बन जाए या विद्रोह नहीं कर दे। इसीलिए अंग्रेजी सरकार द्वारा एक सेना की टुकड़ी भेजी जाती है जिसमें गोलाबारी होती है, और उस गोलाबारी में या उस कार्रवाई के तहत 1500 भीलों की मौत हो जाती है। ध्यान में रखना, 1500 भील मारे जाते हैं। ये कब हुआ? 1913 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंद गिरी द्वारा भीलों को इकट्ठा किया गया था, और उसी समय अंग्रेज सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसी के अंदर 1500 भील मारे जाते हैं। इसको राजस्थान का द्वितीय जलियांवाला बाग की संज्ञा भी दी गई है। तो ये था हमारा भक्त आंदोलन। ज्यादा वर्णन नहीं दिया गया है, आपका छोटा सा रूप वर्णन दिया गया है, तो टिप्पणी के रूप में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू किसने किया था? गोविंद गिरी द्वारा शुरू किया गया है, और गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ है बंजारा परिवार में, और बासिया जो डूंगरपुर में पड़ता है वहां इसका जन्म हुआ है। और एक सम सभा की स्थापना करते हैं 1883 ईस्वी में। सम क्या है? भाईचारे के साथ कार्य करना है, मिलकर कार्य करना। और सम सभा के साथ जो बिलों के हितों के लिए ये संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। बिलों की जो अधिकार हनन है या उससे जबरदस्ती जो कार्य करवाता है उनको रोक के लिए ये सम सभा की स्थापना की जाती है। और आगे जो ब्रिटिश सरकार है उनको ये पता चलता है कि गोविंद गिरी द्वारा ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब गिरफ्तार करते हैं? अप्रैल 1913 ईस्वी को। ठीक है, अप्रैल 1913 ईस्वी को गिरफ्तार कर लेते हैं, और कुछ समय बाद उसको छोड़ दिया जाता है एक शर्त पर कि आपको यहाँ नहीं रहना या आपको यहाँ आंदोलन नहीं करना है। कहाँ? डूंगरपुर के अंदर। तो ये डूंगरपुर को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? मानगढ़ की पहाड़ी पर, जो कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा के अंदर। तो मानगढ़ की पहाड़ी पर ये अपना कार्रवाई शुरू करते हैं, आंदोलन जारी रखते हैं, और उसी में ही अक्टूबर 1913 को सभी भीलों को वहां एकत्रित होने की सूचना देते हैं गोविंद गिरी जी। सभी भील अपने हथियार लेकर मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठे होते हैं, और उसी डर के कारण ब्रिटिश सरकार को डर लगा कि कहीं ये विद्रोह न हो जाए, इसी कारण एक सैनिक टुकड़ी को भेजा उसको दबाने के लिए, जहां गोलाबारी हुई, और गोलाबारी के तहत कम से कम 1500 भीलों की वहां मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार निर्ममतापूर्ण इस भील आंदोलन या इस भक्त आंदोलन को रोक दिया गया, और जो गोविंद गिरी जी थे उनको 10 साल की सजा दी गई थी। गोविंद गिरी को 10 वर्ष का कारावास दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये भक्त आंदोलन समाप्त होता है। आगे दूसरा हम भीलों का आंदोलन पढ़ते हैं। दो ही मुख्य रूप से आपके आंदोलन का वर्णन दिया गया है, एक तो भक्त और दूसरा एक ही। ये छोटे जरूर है लेकिन टिप्पणी के रूप में आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब सेकेंड हम पढ़े तो एक ही आंदोलन। जब भक्त आंदोलन को निर्ममतापूर्ण कुचल दिया गया तो भीलों और ग्रासों द्वारा दोनों ने मिलकर अपनी कुछ मांगे या अपनी जो समस्या थी उसे महाराणा को अवगत कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा, लेकिन उस प्रार्थना पत्र पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण भीलों द्वारा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, ध्यान रखना, एक ही आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन चलाया। कब चलाया? 1917 ईस्वी को। ये भी ध्यान रखना, एक ही आंदोलन चलाया। बस एक ही आंदोलन का आपको इतना ही वर्णन दिया गया है, इतना ही ध्यान रखना है। एक ही आंदोलन, जब भक्त आंदोलन को कुचल दिया गया था उस समय भीलों और ग्रासिया, ये भी एक जनजाति है, दोनों द्वारा अपनी जो समस्या थी उस समस्याओं को एक पत्र के रूप में लिखकर महाराणा को अवगत कराने के लिए एक संदेश दिया था, लेकिन उसकी समस्या की तरफ किसी ने या सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आखिरकार 1917 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भक्त भीलों ने आंदोलन किया, उसी को हम क्या कहते हैं? एक ही आंदोलन। ठीक है, तो ये दो थे जनजाति, तो राजस्थान के जनजाति आंदोलन। हमने पहले भी जनजाति आंदोलन पढ़े थे, संथाल, रेमोशी, वो बंगाल के थे।
भारतीय थे, पूर्वी भारत के थे, और ये हैं वो राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलपुर यहाँ के ये। ठीक है, अब हम देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो आपके 1897 से लेकर 1941 ईस्वी तक चलता है। सबसे लंबा चलने वाला और एहसात्मक आंदोलन माना जाता है। कौन सा? बिजोलिया किशोर आंदोलन। लगभग 44 वर्षों तक चला है, ध्यान में रखना। तो सबसे लंबा चलने वाला और इसमें विशेषकर कोई हिस्सा नहीं थी, एहसात्मक आंदोलन था। ठीक है, अब हम इस आंदोलन में काफी लोगों ने अपना भागीदारी दी है, जिसमें मुख्य रूप से 3 लोग हैं, जैसे साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज मुख्य रूप से इसने भूमिका निभाई है। तो बिजोलिया का नाम बिजावली भी है, ध्यान में रखना। बिजावली भी है, और जो उपरमाल क्या है? जहां ये बिजोलिया है, जो स्थान है भैंसरोड से लेकर बिजालिया की पहाड़ी है, उसको उपरमाल का स्थान बोला जाता है। तो उपरमाल पर जो पहले रियासत थी वो किसकी थी? अशोक परमार की। किसकी थी? अशोक परमार की। अशोक परमार को कैसे मिली बिजोलिया वाली रियासत? जब खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, उस समय सांगा को सहायता किसने दी थी? अशोक ने। तो सांगा प्रसन्न होकर इसको बिजोलिया वाली रियासत दे देते हैं। तो अशोक परमार वहां अपनी रियासत चलाते हैं। इस प्रकार इसको मिली उपरमाल वाली। पहले नाम बिजोलिया था, बिजावली नाम था। ठीक है, और यहाँ धाकड़ जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, धाकड़ जाति के लोग यहाँ रहते हैं। ये भी पूछा जाता है कौन सी जाति के बिजोलिया किसान आंदोलन थे? तो धाकड़ जाति। ठीक है, अब हम आगे आंदोलन क्यों चलते हैं, तो आंदोलन को हम देखें तो ये 1884 ईस्वी में यहाँ का जो ठाकुर है वो है राव कृष्ण सिंह। ठीक है, तो राव कृष्ण सिंह यहाँ के ठाकुर रहते हैं। कभी 1894 ईस्वी ठाकुर है राव कृष्ण सिंह। कहीं कहीं नाम किशन सिंह भी आया है, ध्यान में रखना। तो राव कृष्ण सिंह यहाँ के क्या है? ठाकुर। और इन किसानों पर, कौन से? बिजोलिया किसानों पर कम से कम 84 प्रकार कर थे। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर, जिसमें कौन कौन से कर थे? लाग, बाग, बेकार, बेगार, लाटा और हुंता। ये इस प्रकार के कर थे जो इन पर लगे हुए थे। खिचड़ी कर, चमड़ी कर, तलवार बंदाई कर, तो इस प्रकार के कुल 84 प्रकार के इन पर कर लगे हुए थे। और अपनी कुल आय का 87%, कितना? 87% कुल आय का ये कर के रूप में वहन करते थे। तो बहुत ही इन पर भाग थी। इसी से ये बड़े परेशान होते हैं और परेशान होकर ये ठाकुर के विरोधी, जो कौन है? कृष्णराव के विरोधी एक कार्रवाई करते हैं, जिसका हम वर्णन अभी पढ़ते हैं। मैं आपको जैसे लाग बाग ये जो करे, बेकार का मतलब क्या होता है? काम तो करवा देता है और बदले में पैसे नहीं दिए जाते। और लाटा क्या होता है? जो फसल काट ली जाती है, काटने के बाद जो कर के रूप फसल होता है उसको लाटा बोलते हैं। जो खड़ी फसल होती है, खड़ी फसल को अनुमान लगा लिया जाता है कि इतनी होगी, इतना हमें क्या करना है? कर देना है, उसको बोलते हैं कुंता। ठीक है, ये इनके कर थे। अब हम चलते हैं इस आंदोलन की ओर। इस आंदोलन में हम देखें तो सबसे पहले कौन ठाकुर है? राव कृष्ण सिंह। तो यहाँ एक किसान है गिरधरपुरा। गिरधरपुरा के अंदर कब होता है? 1897 ईस्वी में। ठीक है, घटना होती है। गिरधरपुरा के किसान हैं
नाम है गंगाराम धाकड़। धाकड़ के पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु होने पर जो मृत्यु भोज होता है उस पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और वहां इकट्ठे होने पर एक पंचायत बिठाई जाती है। पंचायत में मुख्य रूप से कौन होते हैं? साधु सीताराम। सीताराम दास। साधु सीताराम दास मुख्य रूप से यहाँ कार्यकर्ता के रूप में इस पंचायत में होते हैं और इस पंचायत में एक निर्णय लिया जाता है कि हम पर जो 84 प्रकार की लाग बाग है, कर है, जिससे हम परेशान हैं, क्यों ना हम महाराणा को ये सूचना दे। तो महाराणा है फतेह सिंह। कौन है? फतेह सिंह यहाँ के हैं और उन्हीं को ही पंचायत में जो साधुराम सीता है और गणमान्य व्यक्ति है, वो 2 व्यक्तियों को अपनी मांगे लेकर इनके पास भेजते हैं। जाने वाले व्यक्ति कौन है? एक तो टाकर है और एक का नाम है नानजी। ठीक है, ठाकुर और नानजी को अपनी पंचायत द्वारा शिकायतें किसके पास भेज जाती है? फतेह सिंह के पास। उनकी शिकायतों के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, वो उनकी शिकायतें देखते हैं। व्यक्ति का नाम है हामिद हुसैन। हामिद हुसैन इस जांच को देखता है, रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन रिपोर्ट के ऊपर फतेह सिंह द्वारा विशेषकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे जो प्रश्न है यहाँ के ठाकुर, उसका हौसला और बढ़ जाता है और वो जो 2 गए थे किसान शिकायत देकर ठाकुर नाना जी, उनको बिजोलिया से बहिष्कृत कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं कि एंट्री मना कर दी जाती है। और उसके बाद में 1903 ईस्वी में एक नया कर लगा देते हैं, चौंगरी कर। कौन लगाते हैं? राव कृष्ण सिंह, जो यहाँ के क्या है? ठाकुर है, ध्यान रखना। तो राव कृष्ण सिंह किसानों पर 1903 ईस्वी में एक नया कर लगा देते हैं, चौंगरी कर। क्या है चौंगरी कर? प्रत्येक किसान को अपनी बेटी के विवाह के समय 5 रुपए, कितने? 5 रुपए देने पड़ेंगे। बात कब की है? 1903 की। तो 1903 इस प्रकार के 84 प्रकार की लागे बागे जो झेल रहे थे किसान, उनके लिए बड़ी रकम थी। तो किसानों ने इनका विरोध किया और 2 वर्ष तक अपनी बेटियों की शादी नहीं की और लगभग कहते हैं कि 200 लड़कियां उस समय शादी लायक थी। उसी को लेकर कृष्णराव के पास जाकर धरना देते हैं और इसमें कृष्णराव मजबूर होकर इस चौंगरी कर को समाप्त करना पड़ता है। तो ये था चौंगरी कर। आगे हम देखते हैं चौंगरी कर के बाद में अब किसान कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और नया यहाँ का ठाकुर बनता है। कौन बनता है? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह आता है और पृथ्वी सिंह ने आते ही एक नया कर लगा देते हैं। कब लगाता है? 1906 ईस्वी के अंदर। और 6 ईस्वी के अंदर ये शासक बनता है। कौन सा कर लगाता है? तलवार बंदाई कर। ये तलवार बंदाई कर क्या है? जब भी कोई जागीरदार के अंदर कोई नया शासक बनेगा, जागीरदार में किसानों से उसके जो रूप में खर्चा होता है उस खर्चे को लिया जाएगा। इसको तलवार बंदाई या उत्तराधिकारी कर भी कहा जाता है। तो उसने एक और नया कर थोप दिया। पहले से बहुत ऐसे कर थे, उसने सोचा कि नया शासक आएगा, नया ठाकुर आएगा, तो कुछ कर, किसान ने सोचा कुछ कर कम करेगा। कम की बजाय उसने एक नया और लगा दिया, तलवार बंदाई कर। अब आगे क्या होता है? किसान परेशान है सबसे, करे तो क्या? अब आगे साधु सीताराम और फतेह चरण और परमदेव, ये मिलकर हल न चलाने की कसम खाते हैं।
कि आज से हम खेतों में हल नहीं चलाएंगे। ये उन्होंने संगाली थी, जिससे जो यहाँ का शासक था पृथ्वीराज वो और ज्यादा भड़क गया और इस पर खूब अत्याचार किए। तो ये भी इनकी योजना सफल नहीं हुई। और इसमें साथ में जो खत्याचरण देवचरण थे वो तो यहाँ से निकल गए और साधुराम सीताराम को लाइब्रेरी में जो नौकरी मिल रही थी उसको यहाँ नौकरी से हटा दिया गया। अब जो साधु सीताराम है वो विजय सिंह पति से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि हमारे आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तो 1916 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1916 ईस्वी में कौन आ जाते हैं? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। सबसे पहले तो साधु सीताराम ने किया था। साधु सीताराम के द्वारा एक बुलावा पर विजय सिंह पथिक आते हैं और विजय सिंह पथिक आकर 1917 ईस्वी के अंदर एक गठन करते हैं, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है। कब? 1917 ईस्वी में। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक द्वारा। इसमें क्या होता है, जितने भी शिकायतें हैं वो पंच बोर्ड द्वारा सुनी जाएगी और इसको अमल किया जाएगा या आगे इस कार्रवाई को पहुंचाया जाएगा, इसलिए इसका होता है। इसमें सभी किसान भाग लेते हैं और कार्रवाई भी होती है, लेकिन विशेष इसका असर नहीं पड़ता। और इसके बाद में एक और गठन करते हैं जिससे आगे कोई और कार्रवाई की जा सके। तो वो देखते हैं अगला गठन। ये किया जाता है उदयपुर की जो सरकार है उसके द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1919 ईस्वी के अंदर। इसमें है बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य एक संगठन बुलाया जाता है, संस्था बुलाई जाती है, एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें ये बात की गई है जो ये 84 प्रकार की लागे वागे हैं जो के स्थानों पर उसको समाप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन इस कार्रवाई पर विशेष कोई सुनवाई नहीं होती और ये भी जो संगठन किया गया था वो भी क्या रहता है? ये सफल रहता है। इसके बाद में किसान और ज्यादा विद्रोह करते हैं और उग्र हो जाते हैं। इसी के कारण जो विदेशी अधिकारी थे वो एक इनको सलाह देते हैं, इनको जो यहाँ के महाराणा थे उनको, महाराणा को कहते हैं कि आप उन पर कोई ऐसा कार्रवाई या ऐसा आश्वासन दीजिए जिससे ये और ना बिगड़े, क्योंकि हो सकता है पूरा राजपूताना आप तो ये सारे आक्रमण शुरू कर दे या विद्रोह शुरू कर दे। इसी के लिए सरकार द्वारा एक और गठन होता है और राजस्थान के हैं एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक कार्रवाई की जाती है जिसमें क्या बात होती है कि 35 प्रकार की, ध्यान में रखना, 35 प्रकार की जो कर थे उनको माफ कर दिया गया। ध्यान में रखना, जो राजस्थान की तरफ से एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड की जो बैठक होती है या कार्रवाई होती है उसके अंदर 35 प्रकार के कर माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं रहती, कुछ समय के लिए ही लगाया जाता है, स्थायी नहीं रही, इसके कारण बंद हो गई और फिर बाद में और ज्यादा कर बढ़ा दिए गए। अब क्या होता है, जो विजय सिंह पथिक है वो अंग्रेज सरकार से उसको चेतावनी मिलती है कि आप या तो ये आंदोलन छोड़ के चले जाए वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से हट जाते हैं
और एक नए आते हैं 1927 ईस्वी के अंदर। और ये आए हैं आपके माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा और जमुनालाल बजाज, जमुनालाल बजाज, ये दो नए व्यक्ति आते हैं 1927 के दिन। ठीक है, तो 1927 में ये आते हैं। उसी समय ये क्या करते हैं, कहते हैं कि हम भूमि हमारी खेती नहीं करेंगे, परती के रूप में छोड़ देंगे। खेती जहाँ नहीं की जाती उसको परत बोलते हैं। तो परती भूमि छोड़ दी जाती है, जिससे यहाँ के जो जमींदार है, ठाकुर है, उसको नीलामी के लिए रखते हैं। जितनी भी भूमि परती छोड़ी गई है उसकी नीलामी करने लग जाते हैं। तो अपनी जमीन भूमि को बचाने के लिए, नीलामी को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, माणिक्यलाल और जमुनालाल बजाज दोनों एक चीज शर्त रखते हैं कि हम हमारे जो जितने भी आंदोलन है वो सारे क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे और हमें हमारी भूमि वापस से लौटा दीजिए। ये बात होती दोनों के बीच में। और फिर अंत में एक बात इन बीच में होती है सरकार के बीच में, और में प्रधानमंत्री होते हैं टी राघवाचार्य और किसके बीच में, जमुनालाल बजाज के बीच में। दोनों के, वर्मा के बीच में, दोनों के और बजाज, दोनों तीनों के बीच में एक समझौता होता है जिसमें सभी मांगे, ध्यान में रखना, यहाँ सभी मांगे होता कब है, ये 1941 ईस्वी के अंदर सभी मांगे मान ली जाती है। और ये आंदोलन 44 वर्षों तक चल रहा लगातार आंदोलन समाप्त हो जाता है। कब होता है समाप्त, 1941 ईस्वी में, जब यहाँ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य द्वारा सभी बातें या सभी मांगे स्वीकार की जाती है, तो ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसमें एक समाचार पत्र का विशेष योगदान है, उसका वर्णन बता देती हूँ मैं आपको। जो कानपुर से निकलता था, प्रताप नाम है उसका, कहाँ से प्रकाशित होता था, कानपुर से, और समाचार पत्र का नाम है प्रताप। और प्रकाशन करने वाले कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। और इसी के समाचार पत्र के कारण इस आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिल गई थी, ये भी ध्यान में रखना। तो ये मुख्य रूप से समाचार पत्र है जो कानपुर द्वारा प्रकाशित होता है, नाम प्रताप है, किसके द्वारा चलाया गया, गणेश और शंकर विद्यार्थी द्वारा, इसके द्वारा इसको राष्ट्रीय पहचान मिली। तो आखिरकार ये 1897 से शुरू हुआ, कब तक चला, 1940 तक, कुल 44 वर्ष तक लंबा चला आंदोलन, समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।